मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th में बायो। कल हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था, ठीक है। तो हमने ये भी बता दें कि जीव दो प्रकार से होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या था ये तो हमने समझाया, ठीक है। नंबर 2 डालिए विषमपोषी, ठीक है। विषमपोषी पोषण, ठीक है। विषमपोषी पोषण, ठीक। इसमें डालेंगे पोषण के विभिन्न चरण। पोषण के विभिन्न चरण। देखिए, पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने पढ़ा, पौधों के बारे में पढ़ा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, राइट। अब जो है हम जंतुओं के बारे में पढ़ें कि जंतु अपना भोजन कैसे मतलब जंतु भोजन क्रिया कैसे करते हैं, पोषण क्रिया कैसे करते हैं। तो देखिए, जंतुओं में पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं। जंतुओं में पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जंतुओं में पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। आगे बात समझ में। नंबर 2 पाचन। नंबर 2 क्या होती है? पाचन। नंबर 3 होती है अवशोषण। और नंबर 4 होता है स्वांगीकरण। नंबर 4 स्वांगीकरण, ठीक है। नंबर 5 होता है वनक्षेपण। वही क्षेपण को हम मल विसर्जन भी कहते हैं। वहाँ या जंतुओं में पोषण बेटा इन 4 प्रोसेस से, इन 4 तरीकों से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पहले डालिए, ये लिखिए विषमपोषी पोषण। इसमें डालिए पोषण के विभिन्न चरण, डाल दिया। उसके बाद एक लाइन लिखिए, जंतुओं में पोषण की विभिन्न 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जंतुओं में पोषण की विभिन्न 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वनक्षेपण। ठीक है। अब पहले हेडिंग डालिए अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण समझा रहे हैं, देखिएगा। अंतर मीन्स अंदर और ग्रहण मीन्स ग्रहण करना। हम बात कर रहे हैं भोजन की, इसलिए भोजन ग्रहण करेंगे, कोई और चीज नहीं ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो क्या होगी परिभाषा कि भोजन ग्रहण करने की ये विधि होती है। अंतर्ग्रहण विधि जो है भोजन ग्रहण करने की विधि होती है, और इसे हम भक्षण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यह जंतुओं का भक्षण भी कहलाती है। अब कुछ जंतु सीधे हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, शाकाहारी कहलाएंगे। कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो अन्य जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी कहलाएंगे, ठीक है। और कुछ जंतु जो हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। तो राइट कीजिए, पहले है अंतर्ग्रहण। इसमें क्या लिखेंगे? ये भोजन ग्रहण करने की विधि है। यह भोजन ग्रहण करने की विधि है जो जंतुओं के प्रायः भक्षण कहलाती है। जो जंतुओं में प्रायः भक्षण कहलाती है। जो जंतु हरे पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं
करते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। इन शाकाहारी मांसाहारी के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। तथा जो जंतु हरे पेड़ पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ रही है पाचन। देखिए पाचन क्या होता है, ठीक है। देखो जब हम कोई ठोस पदार्थ खाते हैं, जब हम ठोस पदार्थों का भक्षण करते हैं, ठोस पदार्थ का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है। ये हमारे शरीर में सीधे हमारा शरीर में सीधे ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जल में टूटकर, जल में विलय होकर या किसी अन्य कारण से छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये छोटे छोटे अणुओं में अपघटित हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे और सरल अणुओं में विघटित होकर के या परिवर्तित होकर के हमारे शरीर में विलीन हो जाते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। समझ में आ गया तो लिख लीजिए इसमें। पाचन क्रिया ठोस अविसरणीय, पाचन क्रिया ठोस अविसरणशील खाद्य पदार्थों के जटिल अणुओं एवं आयनों में विभाजित होने की क्रिया है, विभाजित होने की क्रिया है। जिससे शोषण होने योग बनकर विषण अथवा पराशर द्वारा आमाशय तथा आंतों की श्लेष्म कला में फैली हुई रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिलकर ऊतकों में पहुंच सके, ठीक है। आ गया समझ में? पाचन में दो प्रकार का होता है, देखिए। एक होता है अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा होता है बाह्यकोशिकीय पाचन, ठीक है। अंतःकोशिकीय पाचन जैसे अमीबा है, इसके पास कोई अंग नहीं होते, इसने भोजन को ग्रहण किया, ठीक है, और इसके पूरे शरीर में विलीन हो गया भोजन, ठीक है। खाद्यदानियां होती है, पूरे वैक्यूल होते हैं, उससे भोजन रहता है और पूरे बॉडी में घूमता रहता है। जब इन्वॉल्व खुल जाता है, पच जाता है, तो ये मतलब बाहर हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या कहलाता है? अंतःकोशिकीय पाचन कहलाता है। ये एक कोशिकीय जंतुओं में होता है, ठीक है। और बाह्यकोशिकीय पाचन जो है ये बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है। जैसे हम लोग यहाँ जीव जंतु जो कठिन बहुकोशिकीय जीव जंतु, 9th में आपने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय पढ़ा था, ठीक है। तो इनमें बाह्यकोशिकीय पाचन होता है क्योंकि ये शरीर के बाहर खाना हम खाते हैं, उसके लिए सारे अंग निहित हैं, ठीक है। पहले मुख में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा, आमाशय में जाएगा, आंतों में जाएगा, उसका बॉडी होगा, ठीक। तो ये क्या पूरी बॉडी में डायरेक्ट नहीं गया भोजन, इसके लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है। इस प्रकार का पाचन जो है बाह्यकोशिकीय पाचन कहलाता है। तो लिख लीजिए इसी के नीचे चाहिए तो पाचन दो प्रकार का होता है, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्यकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन में लिखिए, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में सीधे समूचे कोशिका में पहुंच जाता है, जहां वह एंजाइम द्वारा पचाए जाते हैं
और सीधे उनके पदार्थों का विलीनीकरण जीव द्रव्य में हो जाता है। इस प्रकार का पाचन अंतःकोश की पाचन कहलाता है। दूसरा डालिए वाह कोश की पाचन। बताया अभी वाह कोश की पाचन, है ना। तो राइट कीजिए। बहुकोशिकीय जंतुओं में, बहुकोशिकीय या उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन मुख गुहा से होते हुए पाचन एवं अवशोषण के लिए नली के अंदर प्रवेश करता है, जिसे हम आहार नाल कहते हैं। और इसके बाद ये विक्षेपण करता है। इस प्रकार का पाचन जो है वह कोशिकीय पाचन कहलाता है। हो गया, समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अवशोषण। देखो अवशोषण क्या होता है भाई। अवशोषण बेटा विसरण द्वारा होता है। संपूर्ण जंतुओं में अवशोषण जो है वो विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। जैसे हमने भोजन खाया, पचा भी लिया, ठीक है। पचाने के बाद जो है भोजन के मतलब भोजन की एनर्जी को भी निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट सब। अब क्या होता है कि भोजन पाचन के विभिन्न अंगों और ऊतकों की दूरी अधिक होती है और उन पूरी ऊतकों में उन पदार्थों को पहुंचाना जो है वो विसरण के द्वारा होता है और ये हमारा अवशोषण कहलाता है। समझ में आया? तो लिख लीजिए, सभी जंतुओं में अवशोषण विसरण के द्वारा होता है। सभी जंतुओं में अवशोषण विसरण के द्वारा होता है। भोजन पाचन के स्थान में विभिन्न अंगों तथा ऊतकों की दूरी अधिक होने के कारण अवशोषण आहार नाल के द्वारा होता है। अवशोषण आहार नाल के द्वारा, आहार नाल के अंदर होता है। यहाँ से अवशोषित भोजन किसी न किसी तरल एवं दूरस्थ ऊतकों एवं कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और यह सामान्य तरल रुधिर और लसिका होता है। यह सामान्य तरल रुधिर और लसिका होता है। इसके बाद डाल दीजिए हेडिंग स्वांगीकरण। देखो स्वांगीकरण क्या होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थ जो हमने खाया वो पच गया, ठीक है। पचे हुए भोज्य पदार्थों का कोशिका द्रव्य में विलीन होना स्वांगीकरण कहलाता है। तो डेफिनेशन ऐड कर लीजिए कि पचे हुए भोज्य पदार्थों का कोशिका द्रव्य में विलीन होना स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट लाइन डाल दीजिए विक्षेपण। देखिए, भोजन के अधिकांश पोषक तत्व जो हैं पाचन क्रिया, अवशोषण आदि करके पचा लिए जाते हैं या अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। इन कारणों के कारण अपशिष्ट शेष पदार्थ जो बचता है उसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं या उत्सर्जन करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसे आप डेफिनेशन लिख लो। भोजन के अधिकांश पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइम की प्रतिक्रियाओं द्वारा पचाकर अवशोषित कर लिया जाता है। अनेक कारणों से पाचन संबंधी क्रियाओं के पश्चात कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाता है। इनका उत्सर्जन आवश्यक है। ऐसे पदार्थों को
मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया वह क्षेपण या मल विसर्जन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वो पौधों का पोषण समझाया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये जंतुओं का बेटा पोषण। ठीक है, कि ये स्टेप होते हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे हम हो, मनुष्य हो, कोई भी एवरीथिंग हो, ये स्टेप होते हैं पाचन क्रिया में। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? तो ये था इंट्रोडक्शन। अब है ना लीजिए मनुष्यों में पाचन, मनुष्य में पोषण, सॉरी मनुष्य में पोषण। ये टॉपिक आपका तुम्हारा रहेगा, करके लिए आज जितना हमने राइट करवाया है उसे अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। और बेटा हाई स्कूल क्लास हम हमेशा कह रहे हैं कि अपने नोट बना करके स्कूल में आइए और कॉपी चेक कराइए। ओके।